15 जुलाई जुमे का रोज़ 2016 का दिन। इंटरव्यू शूट किए, थोड़े बहुत लाइव किए और थोड़ी देर बाद अजान शुरू हो गई मस्जिदों से। एर्दोआन साहब आए अपने फ़ोन के ज़रिए CNN टर्क के ऊपर और उन्होंने लोगों से कहा कि जी बगावत हुई है, बैरियर्स तोड़े उन्होंने, स्टाफ को बाहर निकाला, टेक ओवर कर लिया उन्होंने TRT को बेसिकली। हम मैदान गए, उधर हमने वीडियोस बनाई, उधर कोई तकरीबन 50,000 बंदा खड़ा हुआ नारेबाजी कर रहा है। जो बागी अफसरान थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे रखी और सीन जो हमने देखे फिर कि बॉस्फोरस ब्रिज के ऊपर। ऐसे और बहुत इंस्टेंसेस हैं जो अब मुझे इस बात पे थोड़ा पुश करते हैं, यकीन दिलाते हैं कि ये बगावत शायद एर्दोआन साहब के हक में ही हुई। 15 जुलाई 2016 यानी 8 साल कबल तुर्की में एक बगावत हुई। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं 15 जुलाई जुमे का रोज 2016 का दिन। मैं था गाजियान्तेप, एक शहर है तुर्की सीरिया बॉर्डर के साथ, उसको कहते हैं सिनर। और वहां पे मेहमेत शिमशेक जो उस वक्त भी इकोनॉमिक मिनिस्टर थे, आज भी इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं तुर्की के दोबारा, वो और OECD की एक डेलीगेशन, निज़िप का एक शहर है गाजियान्तेप के सूबे, आप कह लें एक तरीके से सूबे में, वहां पे मेहमेत शिमशेक और OECD का एक वफ्द टूर कर रहा था सीरियन रेफ्यूजीज के लिए जो एक ऑफिशियल गवर्नमेंट कैंप बना है उसका। अच्छा, याद रखें कि 85% जो सीरियंस सीरिया छोड़ के तुर्की आए वो कैंप्स में नहीं रहते, यानी रेफ्यूजी कैंप्स में नहीं रहते, वो उस वक्त शहरों में रह रहे थे, यानी किसी अपने रिलेटिव्स के साथ, कोई और एरियाज के अंदर। तो 85% सीरियंस उस वक्त शहरों में रह रहे थे, घरों में रह रहे थे, अपार्टमेंट्स में रह रहे थे। 15% जो थे वो मुकीम थे ऐसे कैंप्स में जिसपे मेहमेत शिमशेक और OECD का वफ्द विजिट कर रहा था निज़िप में। तो हम थे, मैं था और मेरे साथ कैमरामैन था आमित अलगुवर्जिन, TRT में उस वक्त हम मौजूद थे और हमने कवरेज की। हम गए, हमने इंटरव्यू शूट किए, थोड़े बहुत लाइव किए और तकरीबन 5:30-6 बजे के लगभग हमने रुख दोबारा किया गाजियान्तेप का। अच्छा, उस वक्त तक कोई खबर नहीं थी, 5 बजे तक हमारे पास तो खैर कोई खबर नहीं थी। हम पहुंचे गाजियान्तेप। हमारा उस वक्त एक प्रोड्यूसर था उस्मान कुचुकदालक, उसने कहा यार मैं थका हुआ, मैं जा रहा हूँ होटल। तो मैं और अहमद हम लोग खाने के लिए निकल गए। ये बात है कोई 7-7:30 बजे की। अच्छा, हम खाना खा रहे थे, एक वहाँ पे रेस्टोरेंट था, उसका नाम था सिम्फनी की तरह, मगर टर्क्स उसको डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, सिम्फनी करके एक रेस्टोरेंट था गाजियान्तेप में। उधर आमित अलगुवर्जिन और मैं खाना खा रहे थे तकरीबन 8 बजे के करीब। तो हमें कॉल आई, मुझे कॉल आई अहमद उसकी उस्मान कुचुकदालक की, जो हमारा प्रोड्यूसर था। हैम्पटन हिल्टन होटल था गाजियान्तेप में, उधर हम ठहरे हुए थे और मैदान के बिल्कुल साथ। तो बेसिकली जिस तरीके से टर्किश शहर डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं, कि सबसे पहले मैदान और मैदान के इर्द गिर्द आबादी फिर ग्रो होती है। और ये उस वक्त पुराने दौर की बात है जब टर्किश रिपब्लिक बनी, और उससे पहले भी एक्चुअली जब ऑटोमन एम्पायर थी उसके अंदर भी मैदान का जो सिग्निफिकेंस था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। रैलिंग के लिए भी जो बिग इवेंट्स होते थे, पॉलिटिकल टॉक्स होती थी बादशाह की, अमीर की या जो भी सुल्तान की, तो मैदान का जो मकसद था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, एक जामिया मस्जिद का और एक मैदान का। और ज़्यादातर जो मैदान थे वो मसाजिद के बाहर ही थे। तो अगर आप टर्की जाएं तो आपको नजर आएगा कि मस्जिद, एक जो मस्जिदें हैं उनकी बड़ी खूबसूरत हैं, उसके बाहर एक मैदान है, वहाँ पे भी नमाजें होती हैं। उसके बाहर एक और मैदान है जहाँ पे भी नमाजें होती हैं और इवेंट्स भी होते हैं इवेंचुअली। तो खैर एनीवेज, हैम्पटन हिल्टन होटल मैदान के साथ था। सिम्फनी कोई 10 मिनट की ड्राइव दूर पे था। तो उस्मान कुचुकदालक का फ़ोन आया मुझे, ये कहा कि क्या हुआ है। पूछा किधर हो तुम लोग। हमने कहा हम खाना खा रहे हैं। कहता वापस आओ फौरन, जल्दी, कुछ हुआ है। अच्छा, हस्बे मामूल की तरह चीज़ें चल रही थीं और लोग भी बैठे हुए थे। वीकेंड था, जुमे का रोज़ था, 15 जुलाई।
हाँ, 2016। तो अहमद अलगू वर्जिन और मैं गाड़ी में बैठे, और 8 सवा 8 के करीब हम वापस होटल आए। ऊपर गए तो उस्मान कचकदाला की पूरी पैनिक के अंदर था। और और हमने टीवी चलाया तो उसके ऊपर खबरें चल रही हैं, पट्टियाँ चल रही हैं कि जी आ, एक बगावत हो गई है तुर्किश टर्किश आर्मी के अंदर, और जहाज़ चल रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले कॉल की अपनी बेगम को जो इस्तांबुल में थी उस वक़्त, और बच्चे, और उनकी सलामत पूछी। वो कहते हैं कि उन्होंने बताया कि बहुत ज़ोर की जहाज़ नीचे अपना वो कर रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं फाइटर जेट्स की शहर के ऊपर। उस वक्त हम निशान तशी के एरिया हारबिए के अंदर रहते थे। तो मैंने कहा कि अपने बैग वैग पैक करो। कनेडियन एम्बेसी का उस वक्त मेरे पास कांटेक्ट मौजूद नहीं था, या हमने रजिस्टर नहीं किया हुआ था। तो बैग वैग पैक करवाए। मैं गाजियानतेप में था, मुझे नहीं पता कि मैं वापस किस तरह पहुंचूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम टीवी पे देख रहे थे सब चीज़ें, और इतनी देर में बाहर से आवाज़ें आना शुरू हुई, यानी नारों की आवाज़ें आना शुरू हुई। और थोड़ी देर बाद अजान शुरू हो गई मस्जिदों से। ये रात के कुछ 8 सवा 8 बजे का वक्त है। इशा की अजान हो चुकी थी उस वक्त तक, मगर रिपीट के ऊपर अजानें शुरू हो गई। अच्छा, पहली बार ही ऐसा हुआ कि ऐसे वक्त पे, और पूरी अजानें चलती रहीं पूरी रात के, बेसिकली एक रैलियंग कॉल की तरह। अच्छा, टीवी के ऊपर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि एर्दोआन साहब आए अपने फ़ोन के ज़रिए CNN टर्क के ऊपर, और उन्होंने लोगों से कहा कि जी बगावत हुई है, सब काम रहें मगर सड़कों पे निकल आओ। और इस पैगाम के बाद हमने देखा कि गाजियानतेप के अंदर भी, इस्तांबुल के अंदर तो वीडियोज़ आ रही थी, मैं गाजियानतेप के अंदर, और ये वीडियोज़ मौजूद भी हैं। ये वीडियो जो है कि ये मौजूद है मेरे पास कू की, तो आप देख भी सकते हैं इसे। और हज़ारों की तादाद के अंदर लोग निकल के सड़कों के ऊपर नारेबाजी कर रहे हैं एर्दोआन के हक में, बागियों के खिलाफ। अच्छा, इंटरनली हमारी क्या सिचुएशन थी? उस्मान कुचकदालक बहुत डरा हुआ था, क्योंकि अभी भी कोई चीज़ वाजे नहीं हुई थी। एर्दोआन ने सिर्फ कॉल की थी कि यार बाहर निकलो सड़कों पे। अभी तक एर्दोआन के ऊपर जो रिजोर्ट में एर्दोआन ठहरा हुआ था मरमराए के अंदर, उधर स्पेशल टीम, फोर्सेस टीम नहीं पहुंची थी। टर्किश टेलीविजन TRT को टेक ओवर कर लिया था। उसकी वीडियोस भी आप देखेंगे, दरवाजे तोड़ते हुए वो आए, बैरियर्स तोड़े उन्होंने, स्टाफ को बाहर निकाला, और चीज़ें कंटिन्यू होती रहीं। टेक ओवर कर लिया उन्होंने TRT को बेसिकली। तो वाहिद टीम जो थी उनकी फील्ड के ऊपर, वो हमारी टीम थी टर्की के अंदर गाजियानतेप में। तो उस्मान कुचकदालक साहब ने कहा कि यार मैं तो नहीं जा रहा, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये मुनासिब चीज़ है इस वक्त बाहर निकलना। अहमद अलगू वर्जिन ने और मैंने फिर हौसला पैदा किया, और हम उतरे नीचे, और हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हम मैदान गए, उधर हमने वीडियोस बनाई। उधर कोई तकरीबन 50,000 बंदा खड़ा हुआ नारेबाजी कर रहा है। फेसबुक के ऊपर मैंने उस वक्त पोस्ट की थी वो वीडियो। अच्छा, उस्मान कुचकदालक साहब गायब हैं इस वक्त। उनका फ़ोन आता है, किधर हो तुम? उन्होंने कहा हम इधर मैदान की तरफ हैं। वो कहता अच्छा मैं आ रहा हूँ। वो आया, वो उसके बाद उस्मान कुचकदालक गायब हो गया। हमने ये सोचा कि यार कि मैदान के करीब ऐसी सिचुएशन, जब आपको ये नहीं पता कि कौन क्या है, पुलिस अफसरान उन्होंने बैरिकेड करके अपने उसके बाहर खड़े हुए थे, उनको नहीं पता था कौन कौन है। तो एक बड़ी फ्लक्स सिचुएशन चल रही थी, खतरात भी थे। 2016 के अंदर आप याद रखें, टर्की ने ऑपरेशन 1 साल हो गया था शुरू किए हुए, सुरुज के अंदर PKK के खिलाफ आइसिस या दाइश के अटैक्स भी चल रहे थे। तो इतनी लोग इतनी जगह पे कॉन्सेंट्रेट होके मौजूद होके पहुंचने पे खतरा तो था कि कुछ भी हो सकता है। तो हम निम्बल थे, हमने सब शूट वूट किया, हम चलते रहे। उस्मान कुचकदालक का पता नहीं था। थोड़ी देर आगे गए तो हमें आवाज़ें आना शुरू हुई साइड से। पुलिस जो स्टेशन था उसको क्रॉस किया, अली अली अहमद अहमद। तो हमने मुड़ के देखा तो पीछे उस्मान कुचकदालक था। उसको किसी पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ था, प्लेन क्लोज पुलिस वाले ने बंदूक के साथ पकड़ा हुआ था। उसको उसके पास गया, उसने कहा कि ये बंदा यहाँ पे वीडियोस बना रहा था और ये इसके पास वो प्रेस ID भी नहीं था। और तो खैर एनीवेज हमने आके उसको छुड़ाया। हम अब फिर आगे गए, अपनी न्यूज़ गैदरिंग हमने दोबारा कंटिन्यू की, और ये चीज़ चलती रही सुबह के 7 बजे तक, जब हमें खबर आई कि जी जो बगावत थी वो नाकाम हो गई है, और जो बागी अफसरान थे
सोल्जर्स थे उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे रख दी हैं, और सीन जो हमने देखे फिर कि बॉस्फोरस ब्रिज के ऊपर 250 लोग कोई मरे थे इस कू के अंदर, टर्किश अवाम बाहर निकली थी। मगर 8 साल गुजर जाने के बावजूद जो मेरे जहन के अंदर तासुर है या उस वाक़ये को लेकर ख्यालात हैं, उनमें थोड़ी तब्दीली आई है। मैं बताता हूं क्यों। इतनी बड़ी बगावत इस लेवल पे, इतनी सोफिस्टिकेटेड बगावत, स्टेट की मालूम यानी इल्म के बगैर इतना सब कुछ हो जाना थोड़ा मुश्किल होता है। एर्दोआन साहब को बहुत सारे चैलेंजेस फेस होते आ रहे हैं, और जो उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज था वो था फैतुल्लाह गुलेन का। फैतुल्लाह गुलेन एक मजहबी लीडर हैं, तुर्की के थे, हैं भी। एर्दोआन साहब भी उनके शदाई थे। उन्होंने 50 साल हिस्ट्री के अंदर तुर्की के अंदर 50 साल के अंदर अंदर जो एक मूवमेंट शुरू हुई, हिजमत मूवमेंट, क्योंकि इस्लामी ग्रुप ज़्यादातर बैंड थे, तो गुलेन की जो मूवमेंट थी उसने अपने आप कहा कि यार बाज़ाहिर तौर पे तो हम अपने आप को मॉडर्न दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर से हमने ये इंश्योर करना है कि दीन को और इस्लाम को हम तरजीह दें। और इस तरह एक प्रोसेस शुरू हुआ तुर्की के अंदर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एंड जुडिशियल, पहले तो पेनिट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली। और ये तब्दीली फिर आके 2001 में एर्दोआन साहब को वजीर आजम तुर्की बना दिया। गुलेन साहब की मेहनत और उनकी मूवमेंट की वजह से एर्दोआन साहब, जिनका इस्लामी जमात से ताल्लुक था, वो वजीर आजम मुंतखब हो गए। और उसके बाद जो एक प्रोसेस था रिकन्सिलिएशन का, गुलेनिस भी उसके अंदर आए, शामिल हुए, मगर वो चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बिगड़ती गईं, एर्दोआन साहब के दरमियान और फैतुल्लाह गुलेन साहब के दरमियान। और साजिशें भी हुई। जब एर्दोआन साहब की हुकूमत, पहली हुकूमतों के खिलाफ 2007 के अंदर एक कू अटेम्प्ट हुआ, उसको कहते हैं एर्गेनेकॉन अटेम्प्ट, उसको भी आप गूगल कर सकते हैं। मैं एर्गेनेकॉन के एरिया में रहता तो मुझे पता है। और उसके अंदर भी जर्नैल अक्यूज हुए कि बगावत करते के इल्ज़ाम के, मगर वो खुली बगावत नहीं थी 2016 की तरह। गुलेन साहब तुर्की से नकल मकानी कर गए, अमेरिका चले गए, पेंसिल्वेनिया। ये इल्ज़ाम लगाए जाते थे उनके ऊपर कि वो CIA के एसिड भी हैं। एर्दोआन साहब ने उनकी मूवमेंट को बेसिकली बैन कर दिया था तुर्की के अंदर। मगर जो एजुकेशन सिस्टम था इंटरनेशनल, उसके अंदर फिर भी हिजमत मूवमेंट का बहुत हाथ था, गुलेन स्कूल का बहुत हाथ था। ऐसे ममालिक के अंदर, पाकिस्तान जैसे, इंडोनेशिया जैसे, और पूरी दुनिया में, अफ्रीका के अंदर फॉर एग्जाम्पल, हज़ारों की तादाद में ऐसे स्कूल थे जो एफिलिएटेड थे। और ये सब चीज़ें तब्दील हुई जुलाई 2016 के अंदर। जब कू हुई तो फिर ये जो फाइनल पर्च शुरू हुई गुलेनिस मूवमेंट की, ये हुई। मगर इसमें ये तो ऑफिशियल नैरेटिव था कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नाम फैतो रख दिया, फैतुल्लाह गुलेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो ऑफिशियल नैरेटिव था कि एर्दोआन साहब ने कहा कि जी ये बागी हैं, इनको ख़त्म किया जाए। और फिर ऐसा ऐसे ही पर्च शुरू हुई, दुनिया भर में ये पर्च चली, एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भी हुई, सर्बिया से लेके पाकिस्तान तक जो स्कूल्स थे वो बंद हुए, उनको टर्किश हुकूमत ने मारिफ फाउंडेशन के थ्रू लिया, टेक ओवर किया, और अभी तक ये सिलसिला जारी है। लेकिन सवाल ये बनता है कि 2016 में जब टेक्नोलॉजी उरूज पे है, जब लोगों के सेल फोन्स, कंप्यूटर्स उनके पास मौजूद हैं, एक ऐसी बगावत जो 1960s का फॉर्मूला फॉलो कर रही हो, जहां पे वो बात कर रहे हों पुलों को, ब्रिजेस को, बॉस्फोरस ब्रिज उसका था, उसका नाम पे चेंज करके ऑन बेश तैमूज शहीद लहर को प्रूसू रख दिया गया। एक ऐसा इंस्टेंस, एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसी बगावत जहां पे ब्रिजेस को और टेलीविजन चैनल्स या स्टेट ब्रॉडकास्टर को तो टेक ओवर किया जाए, लेकिन टेलीकम्युनिकेशंस को और जो सिंबल है मुल्क का, एर्दोआन, उन साहब को ना छेड़ा जाए। अजीब बात। ऐसे और बहुत इंस्टेंसेस हैं जो अब मुझे इस बात पे थोड़ा पुश करते हैं, यकीन दिलाते हैं कि ये बगावत शायद एर्दोआन साहब के हक में ही हुई।
क्योंकि उसके बाद बगावत के बाद एर्दोआन साहब की जो पोजीशन थी और जो टर्किश सिस्टम था वो तब्दील हो गया। पहले तो टर्की 2016 तक एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी था। जो टीआरटी का प्रोजेक्ट था वो पीएमओ के तहत, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के तहत, स्पेशल प्रोजेक्ट्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा था। और हमारी सैलरीज भी टर्किश स्टेट पब्लिक से आती थी। 2016 के बाद एक मुहिम चली जिसके अंदर एक रेफरेंडम हुआ 2017 में, और टर्किश जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी उसको तब्दील कर दिया गया इनटू प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसके अंदर एर्दोआन साहब को सेंटर में रखा गया। और ये तब्दीली आई 2018 में। 2018 के बाद ये पावर्स जो थी, जो पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी पावर्स थी, वो सब कंसोलिडेट होना शुरू हुई एर्दोआन साहब के ऑफिस प्रेसिडेंसी के अंदर। और अब ये सूरत हाल है कि सब कुछ कॉन्सेंट्रेट हो चुका था, मगर फिर ये इलेक्शन जो आए 2024 मई के अंदर, इन्होंने एर्दोआन साहब को एक धचका दिया पहले। और फिर ये जो म्युनिसिपल इलेक्शंस आए 2023 के अंदर, इलेक्शंस आए पार्लियामेंट्री म्युनिसिपल इलेक्शन जो आए 2024 के अंदर, उन्होंने एर्दोआन साहब की जो लेगेसी है उसको सील कर दिया। खैर, इसके ऊपर और बात करेंगे आपसे, आपको मैं और अंदर की खबरें लेके आता रहूंगा, बताता रहूंगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा इन सब चीज़ों के ऊपर। एक और एनिवर्सरी आ गई है, 8 साल हो गए हैं। आपका क्या ख्याल है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह ने के मान।